जय भीम साथियों। मैं पूजा गुलाटी भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से आज जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उनको देखकर हमारे संगठन ने मुझे विशेष तौर पर लाइव प्रोग्राम के लिए भेजा है। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारे इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ें और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। यह वक्त जो कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है, इस बीमारी से खासकर भारत में लोग जितना पीड़ित नहीं हैं उससे ज्यादा पीड़ित है भुखमरी और बेरोजगारी से। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, इन्हीं सब मार्मिक घटनाओं को देखते हुए हमारे संगठन ने सोचा कि हम क्यों ना लाइव जाएं, क्यों ना अपनी बात आप लोगों के सामने रखें, क्यों ना अपने विचार आपके सामने रखें, आपके विचार क्यों ना जानने की कोशिश करें। इसीलिए प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़िए और अपने अधिक से अधिक ग्रुप में इसको शेयर करिए। गरीबों की लाचारी तो देखी है लेकिन दुर्गति नहीं। ध्यान से सुनिएगा, गरीबों की लाचारी तो देखी है लेकिन दुर्गति नहीं। जब सरकार गरीबों की दुर्गति के लिए जिम्मेदार हो और विपक्ष गूंगा बहरा हो जाए तो हम आप जैसी आम जनता को ही प्रतिपक्ष का रोल अदा करना होगा। विपक्ष गूंगा और बहरा, सरकार हम जैसी आम जनता की नहीं सुनती तो उन तक हमारी आवाज कौन पहुंचाएगा। इसके लिए हमारा संगठन आगे आया है। सरकार, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र अच्छे लगते हैं ये शब्द सुनने में। क्या वाकई ये सरकार हम आम जनता, गरीब मजदूर, पीड़ित गरीबों के लिए वाकई काम कर रही है? मैं ये नहीं कहती कि काम नहीं कर रही। क्या वो सच्चे दिल से, उस भावना से काम कर रही है? अगर सरकार काम कर रही होती तो जो सड़कों पे मजदूर मर रहे हैं क्या वो मर रहे होते? शायद नहीं। विपक्ष की ही मूक बधिरता का परिणाम है ये गरीबों की दुर्गति। कहां गए विपक्ष के वो नेता? कहां गए वो लंबी लंबी बातें करने वाले? कहां गए वो लंबी लंबी डींगे हाँकने वाले नेता? क्यों चुप हैं आज मजदूरों के मरने पर? क्यों चुप है गरीबों की लाचारी पर? हमारा संगठन आपसे पूछता है, संविधान नाम की भी कोई चीज इस देश में रह गई है? शायद नहीं, शायद नहीं। हमारे देश की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे एक राजा है और बाकी उसके सुनने वाले। सुनने का मन हो, मानने का मन हो तो सुनो, नहीं तो तब भी सुनना है। मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि कहीं भी किसी तरीके की सुनवाई नहीं है। लॉकडाउन किया गया। मैं ये नहीं कहती कि लॉकडाउन प्लानिंग के साथ पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ किया गया। प्लानिंग थी लेकिन आधी अधूरी प्लानिंग, पूरी प्लानिंग नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी 8 बजे राष्ट्रीय चैनल पर आते हैं और संबोधित करते हैं देश की जनता को कि आज रात 12 बजे से जो जहां है वो वही रहे। माननीय साहब, आपने ये सोचा जो प्रवासी मजदूर एक स्टेट से दूसरे स्टेट कमाने गए, सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो 2 वक्त की रोटी जिससे वो अपना, अपने बच्चों का, अपने बूढ़े माँ बाप का पेट भर सके, कमा सके, कुछ कमा सके जो वो कुछ खाएं और जो बचे वो अपने गांव में अपने बूढ़े माँ बाप, अपने भाई बहनों के भेज सकें।
क्या आपने सोचा, सवाल पूछती हूं मैं आपसे, आपने सोचा कि वो गरीब मजदूर कहां जाएंगे? आपने लॉकडाउन कर दिया, फैक्ट्रीज बंद, कारखाने बंद, लॉकडाउन में सब कुछ बंद। क्या उन फैक्ट्री मालिकों का ये विश्वास, ये जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि वो वर्कर्स जो उनके यहाँ काम करते हैं, जो उनको भारी भारी आमदनी कराते हैं, इस लॉकडाउन में वो उनका ख्याल रखें, उनको मात्र 2 वक्त की रोटी दें, सर पे छत दें, लेकिन नहीं दी गई। मैं पूरी तरीके से ये भी नहीं कहती कि ये उनकी कमी थी। सरकार फैक्ट्री और कारखानों से टैक्स लेती है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी थी और उन फैक्ट्री मालिकों की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन किसी ने भी नैतिकता के आधार पे नहीं किया। निकाल दिया उनको, बेघर कर दिया, निकाल दिया, मजबूर कर दिया। चल पड़े बेचारे वो पैदल, चल पड़े पैदल मौत की राह पर, अपने गांव जाने के लिए, अपने राज्य जाने के लिए। मैं पूछती हूं सरकार से, उन फैक्ट्री मालिकों से, क्या ये मजदूर फायदा पहुंचाने की मशीन है? क्या ये मजदूर फायदा पहुंचाने की मशीन है? जब तक फायदा हो आपने इस्तेमाल किया, फायदा नुकसान में बदलने लगा तो आपने उनको निकाल बाहर किया। वाह, कोई हक नहीं उनका, कोई अधिकार नहीं उनका। हक नहीं सिर्फ 2 वक्त की रोटी पर, सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त के खाना, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। होश आया सरकार को, कब आया? 1.5 महीने बाद, जब मजदूरों में अविश्वास आ गया कि उन्हें अब खाना नहीं मिलना, उन्हें उनके दैनिक जरूरतों के लिए पैसे नहीं मिलने, तनख्वाह तो मिलना बहुत बहुत दूर की बात है। निकल आए सड़कों पर, दिखाया आक्रोश, चले मीलों पैदल चले, सैकड़ों मीलों चले, भूख से बिलखते हुए, प्यास से मारे हुए। पूछता है हमारा संगठन कि आपने ये जो 1.5 महीने बाद किया था वो पहले क्यों नहीं किया? आपने लॉकडाउन किया, आपको उसी वक्त इन मजदूरों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजने का इंतजाम कर लेना चाहिए था। क्यों 1.5 महीने का वक्त लिया? 1.5 महीने के लिए उस मजदूर को जब तक भिखारी ना बना दे तब तक आप नहीं भेज सकते थे। इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन है हमारा रेलवे का, बहुत बड़ा है। कुछ हजार ट्रेनें मुहैया करा देते हैं, मात्र कुछ हजार ट्रेनें, जो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मजदूर उनमें अपने स्टेट जा सकते थे, लेकिन नहीं किया। इंतजार किया 1.5 महीने का, इंतजार किया। या तो आप आश्वस्त कर लेते कि आप जहां हो, जैसे हो, आपको खाना देंगे, आपकी जरूरत चीजों के लिए कुछ पैसे देंगे, ज्यादा उन्हें ऐशो आराम की जरूरत नहीं होती, कुछ पैसे देंगे, लेकिन नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया। तो क्या सरकार क्या चाहती थी कि इंतजार कर लें कुछ लोगों के मरने का, फिर भेजेंगे आराम से इनको उनके स्टेट्स वापस। प्रेग्नेंट लेडीज, 6-6, 7-7 महीने की प्रेग्नेंट लेडीज चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। गोद में लिए हुए बच्चों को औरतें, एक गोद में है, एक की उंगली पकड़ी हुई है, सर पे बोरी भर, लादी भर घर का सामान। छोटी छोटी बच्चियां, बुजुर्ग महिलाएं, माता पिता चलते जा रहे हैं, नहीं पता कहाँ जाना है, अपने देश, अपने गांव, अपने स्टेट जाना है, लेकिन नहीं पता कि कैसे पहुंचेंगे। चलते जा रहे हैं, बदहवासी में चलते जा रहे हैं, कुछ मिला तो खा रहे हैं, पानी मिला तो पी रहे हैं, नहीं तो चलते ही जा रहे हैं। यहां तक कि वो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, सूखे चावल मिलते हैं, दाल तक नहीं मिलती। बेचारगी देखिए उन औरतों की कि वो सूखे चावल खाकर उनका दूध नहीं होता, उनके नवजात शिशु दूध से भिलकते हैं। कैसे भूख मिटाएं उनकी? ये कैसी लाचारी है, कैसी लाचारी है ये वो भारत है, ये वो भारत है जो सुपर पावर होने का दम भरता है। ये वो राज्य है हमारा, ये वो राष्ट्र है हमारा। सड़क चलते हुए मजदूरों की मौत, बगल में बैठे हुए बिलखते रोते हुए उनके छोटे छोटे बच्चे। कौन जिम्मेदारी लेगा इनकी? राज्य सरकार लेगी या केंद्र सरकार लेगी? कौन सी सरकार जिम्मेदारी ले रही है? अभी की घटना आपको बताऊं, एक दंपति
दिल्ली से ग्वालियर तक पैदल आए, दिल्ली से ग्वालियर तक पैदल आए, पैदल चलते हुए ग्वालियर हाईवे पे पहुंच के कार वालों ने उनको कुचल दिया। औरत बिलक बिलक के रो रही है, मदद करने वाला कोई नहीं। साइकिल पर एक परिवार, आगे 2 बच्चे बैठे हुए, पीछे औरत बैठी हुई, चले जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। धक्का मारा, गिर गए, माँ बाप मर गए, बगल में बच्चे रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं बच्चे। कोई नहीं है उन्हें देखने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं है। लॉकडाउन चल रहा है, करते हैं मदद पुलिस वाले, ये नहीं कहता हमारा संगठन, करते हैं, लेकिन कैसी कैसी मदद। इन लोगों की जो मौतें हो रही हैं, दर्दनाक मौतें हो रही हैं, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आप लेंगे या कोई और आएगा लेने के लिए? ये सब आपको लॉकडाउन करने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब हम बात करते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। जब दूसरे स्टेट से उनके स्टेट में मजदूर आने लगे तो उन्होंने बोला कि हम अपने स्टेट्स के मजदूर नहीं ले सकते क्योंकि ये हमसे संभाले नहीं जाएंगे। वाह हुजूर, आपसे संभाले नहीं जाएंगे। जब ये वोट देने अपने पैसे खर्च करके, ध्यान दीजिएगा, अपने पैसे टिकट पे लगाकर आपको वोट देने आपके स्टेट में आते हैं, आपको जिताते हैं, आपको मुख्यमंत्री पद दिलवाते हैं, तो आपसे ये भीड़ संभाली जाती है। आज की डेट में जब इस भीड़ को आपकी जरूरत है, जिन्होंने आपको एक उम्मीद के साथ चुना, तब आपसे ये संभाले नहीं संभलते। जब इन पे थोड़ा दबाव पड़ा, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैं 50 ट्रेनों का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं, तो जब इन पे थोड़ा दबाव पड़ा तो इन्होंने कहा कि चलो मैं किराया दे देता हूं और आप आ जाओ, मैं क्वारंटाइन भी कर दूंगा और सबको 500 रुपए भी दे दूंगा, सबको 500 रुपए भी दे दूंगा। अरे हुजूर, अरे साहब, ये सुनिए, ये मजदूर हैं, ये मजदूर है, इज्जत की खाते हैं, लूट कर नहीं खाते। कहां गई आपकी मानवता? ये वही वोट बैंक है ना जिनके आप वोट लेने के लिए पैर पकड़ते हैं, आप इनको अपना माई बाप कहते हैं, आप इनके पैरों में गिरते हैं। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आप इनका? क्यों नहीं देते जो ये चाहते हैं? बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, इनकी अनदेखी करना बहुत ही महंगा पड़ेगा। मैं सावधान करती हूं, हमारा संगठन आपको ये सावधान करता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। दायित्व निभाइए, जिम्मेदारी समझिए। ये जनता है, जनता वो ताकत है कि जब वो करवट लेगी, जिस करवट वो बदलेगी, सब परिवर्तित कर देगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब परिवर्तित हो जाएगा। इतिहास गवाह है इस बात का कि कैसे कैसे सत्ता में परिवर्तन आया है, सिर्फ और सिर्फ इसी गरीब मजदूर जनता की वजह से। नीतीश कुमार जी, जनता, जो ये गरीब लोग हैं, ये मजबूर हैं, कोई भिखारी नहीं है। और तो और जब किराए की बात आई, जब हुआ कि चलो ट्रेन मुहैया करा देते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट इनको भेजते हैं, ट्रेन जा रही है। अब ट्रेन के किराए की या टिकट के किराए की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि सबको पता है, सबको पता है कि किराया किसने दिया, क्या दिया। सरकार ने कहा कि 85% हम सब्सिडी दे रहे हैं और 15% राज्य सरकार देगी। 85% केंद्र सरकार और 15%, गलती हो गई मुझसे, 15% राज्य सरकार देगी। लेकिन हम सबको सच्चाई मालूम है कि किसने कितनी क्या सब्सिडी दी, किसने अपनी टिकट का किराया खुद दिया। और तो और रेलवे के एक अधिकारी ने बोला कि हम किराया इसलिए ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप ये बात, हम किराया इसलिए ले रहे हैं कि असल में जिन मजदूरों को इसकी जरूरत है वो ही दूसरे स्टेट जा सके, असल में जिनको जरूरत है वही जा सके, यानी कि जो किराया दे सके वो जा सके, बाकी तो जो है वो वहीं रहे भूखे रहे। तो आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि लॉकडाउन जैसी ये विषम परिस्थितियां चल रही हैं, तो क्या कोई इंसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपना सारी गृहस्थी बांध के क्या पिकनिक मनाने निकला है? क्या वो पिकनिक मनाने जा रहा है? मजबूरी है, जरूरत है, चाहता है अपने घर पहुंचना, अपने बूढ़े माँ बाप, अपने भाई बहनों के पास पहुंचना।
आपने विमान भेजे दूसरे देशों में लोगों को लाने के लिए, आपने वुहान भी विमान भेजा वहां के छात्रों को, वहां के लोगों को इंडिया लाने के लिए। बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो भारत के नागरिक है। आपने लग्जरी बसें भेजी हरिद्वार, तीर्थयात्री जो हरिद्वार में फंसे हुए थे उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए, ये भी अच्छा काम था। आपने कोटा बसें भेजी फंसे हुए बच्चों को उनके परिवारों तक लाने के लिए, ये तो बहुत अच्छा काम था। लेकिन मैं आपसे पूछती हूं, मात्र कुछ हजार ट्रेनें मुहैया नहीं करा पा रहे थे इन गरीब मजदूरों के लिए? हक है इनका, टैक्स देते हैं, वोट देते हैं, एक उम्मीद के साथ आपको चुनते हैं कि बुरा वक्त आने पर आप इनका साथ देंगे, लेकिन नहीं हुआ। क्या है उनकी आस? सिर्फ और सिर्फ वो जिंदा पहुंचना चाहते हैं अपने घर, जिंदा, मरी हुई लाशें बन के नहीं पहुंचना चाहते, जिंदा पहुंचना चाहते हैं। मिड डे मील की बात करें तो सरकार मिड डे मील देती है उन बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, खाने का इंतजाम करती है। आजकल लॉकडाउन की वजह से स्कूल पूरी तरीके से बंद हैं, अन्न राशन बहुत है सरकार के पास। मिड डे मील में जो रसोइया है वो भी खाना बनाकर इन गरीब मजदूरों को, जो कुछ किलोमीटर चलकर गांव से उस शहर की तरफ आते हैं जहां से उन्हें ट्रेन मिलती है, तो क्या उन्हें रास्ते में खाना प्रोवाइड नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। सरकार चाहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन चाहे तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री जी की अगर बात ली जाए, येदियुरप्पा जी की, तो उन्होंने कुछ ट्रेनों का इंतजाम किया मजदूरों को अपने घर वापस भेजने के लिए। लेकिन इसी बीच उनकी मीटिंग कुछ बिल्डरों से हो गई। तो बिल्डरों ने कहा कि अगर ये मजदूर चले जाएंगे, तो अगर ये वापस से काम शुरू होगा तो मजदूर तो होंगे नहीं, तो मजदूर जब नहीं होंगे तो उनका काम कौन करेगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो ट्रेनें ही रद्द कर दी। अरे ये सोशल डिग्निटी है। स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। एक आम आदमी, एक गरीब मजदूर को ये भी हक नहीं कि वो सोच सके, उसके पास ये अधिकार नहीं, वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो यहां रहना चाहता है या अपने घर, अपने गांव, अपने स्टेट वापस जाना चाहता है। इतनी तो संविधान ने हमें छूट दी हुई है। केरला में भी यही हाल हुआ, बिहार दानापुर जाने वाली ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। मैं पूछती हूं कि जब इस वायरस का स्टार्टिंग थी, प्रकोप कम था, तो ये डिसीजन तभी ले लेने चाहिए थे। लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज देना चाहिए था। अब जब आंकड़े हाथ से निकल रहे हैं, महामारी बढ़ती जा रही है, तो आप पैसा वसूल करके आप इनको इनके घर भेज रहे हैं। ये तो नाकामी सरकार की हुई ना, कि आप इन मजदूरों को आश्वस्त कर ही नहीं पाए कि आप जहां हो आप वहां रहो, हम आपको रहने के लिए छत देते हैं और 2 वक्त का खाना देते हैं। ये नाकामी है सरकार की। और जब भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती है स्टेशनों पे, धज्जियां उड़ जाती हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, धज्जियां उड़ती हैं। ट्रेनों में तो सोशल डिस्टेंसिंग है, बसों में है, लेकिन वो भीड़ जो बस स्टैंड पे आती है, वो भीड़ जो रेलवे स्टेशनों पे आती है, धज्जियां उड़ा देती है सोशल डिस्टेंसिंग की। कहां जाएगी यह महामारी हमारे देश में? ये कदम आपको पहले ही ले लेना चाहिए था उनको वापस घर भेजने के लिए। धार्मिक स्थल, जो धार्मिक स्थल जिन पे हमारी जनता पैसे डोनेट करती है, बहुत पैसा है, करोड़ों अरबों रुपए है, टनों सोना है हमारे धार्मिक स्थलों के पास, जो जनता के द्वारा ही दिया गया है, जनता के द्वारा ही दान में दिया गया। नहीं जरूरत उस भगवान को उस पैसे की, उस भगवान को उस दान में दिए हुए पैसे की नहीं जरूरत है। तो लगाइए वो पैसे, निकालिए उनको उन गरीब मजदूरों भाइयों पे लगाइए, उन गरीब किसानों पे लगाइए जिनको वाकई इस वक्त जरूरत है। कहां से अलग से डोनेशन मांगने की नौबत आ गई? क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ गया कि डोनेट करिए? बहुत धन है हमारे देश के पास। जब वो जनता ही खत्म हो जाएगी तो वो धन किस काम का? नहीं चाहिए भगवान को पैसा, वो धन आप लगाइए लोगों के
स्वास्थ्य के लिए लगाइए, महामारी से बचने के लिए लगाइए। उनको खाना दीजिए, खाना सिर्फ 2 वक्त का खाना, पकवान नहीं, सिर्फ 2 वक्त का सादा खाना। कोई डोनेशन नहीं लीजिए, ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे मजदूर, हमारे किसान भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मत इन्हें बेबस और लाचार करिए कि ये रीढ़ खुद ब खुद धराशाही हो जाए। जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, 2 वक्त की रोटी, वादे नहीं, जुमले नहीं, धोखेबाजी नहीं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी। तो ये वक्त वादों का है? बिल्कुल नहीं, ये वक्त 2 वक्त की रोटी देने का है। तो आप इन्हें 2 वक्त की रोटी मुहैया कराइए। अभी अगर परसों की घटना ली जाए औरंगाबाद की, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मालगाड़ी के नीचे आकर कटकर 16 लोगों की मार्मिक मौत हो गई। वो लोग जो निकले थे अपने घर पे पहुंचने की आस में, जिन्होंने उस रेल की पटरी का सहारा लिया कि शायद इस पटरी पे चलते चलते थोड़े किलोमीटर चल के शायद कोई ट्रेन मिल जाए जो उनको उनके घर तक पहुंचा जाए, लेकिन वो भूल चुके थे कि ये जो रेल की पटरी है ये उन्हें घर पहुंचाने का रास्ता नहीं, ये मौत का दरवाजा है जो उनको उनके घर की तरफ नहीं, मौत की तरफ ले जाता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो खून से सनी हुई रोटियां देखकर जो पटरियों पे पड़ी हुई हैं। वो मार्मिक दृश्य आंखों से नहीं देखा जाता। पूछता है हमारा संगठन मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे जी से कि आपने पहले दिन से रट लगाई हुई है, ट्रेन का इंतजाम करो करो करो, इनको वापस जाना है, इनको वापस भेजना है। तो आपके पास इतने संसाधन नहीं कि आप थोड़े दिन, कुछ महीने उन्हें रख सकें, उन्हें खाना दे सकें? क्यों आपको इनको भेजना था? आप इनको आश्वस्त करते। अगर ये आपके महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था उसको गति देते हैं तो आप उन्हें रख सकते थे वहां पर, लेकिन नहीं, वो मजबूर हो गए। एक खौफ, एक जो सोच होती है ना मजदूर के अंदर, एक खौफ बैठ चुका है उनके अंदर कि उनको मरना ही है, भूख से उनको मरना ही है। तो क्यों ना ये मौत अपने गांव पहुंच के आ जाए या रास्ते में ही आ जाए। क्यों वो रुके उन्हें वहां? क्यों नहीं उन्होंने रोका? रोकना चाहिए था। मैं केंद्र सरकार से पूछती हूं कि क्या 2 शब्द अफसोस के काफी हैं इस मार्मिक घटना के लिए? क्या आपके 2 शब्द जो मरे हैं, जो किसी के भाई हैं, किसी के बाप है, किसी की माँ है, बेटियां हैं, बच्चे हैं, क्या ये 2 शब्द काफी हैं उनके लिए? नहीं काफी है। आप सोच के देखिए कि अगर आपके घर का, आपके परिवार के किसी आदमी के साथ ये घटना होती, आपके परिवार या किसी घर के व्यक्ति के साथ ये घटना होती, तो एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरता हमारे, एक निवाला नहीं उतरता हमारे गले से नीचे। लेकिन ठीक है, मर गए, नहीं पहुंच पाए, मर गए, क्या कर सकते हैं? अफसोस कर दिया, बहुत है, दुखी हैं, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ ये दुख दिखाना हो जाएगा? बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इतनी मिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस वाले हैं, इतना राशन, इतना सब कुछ भरा पड़ा है हमारे देश में, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, कर रहे हैं आप, लेकिन उस तरीके से करिए कि नीचे तबके, निम्न स्तर तक ये चीजें पहुंच सकें। विपक्ष की तो बात करना ही बेकार है इसमें। विपक्ष को तो होश तब आती है जब उन्हें लगता है कि उनके बचे कुचे वोट बैंक, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, बचे कुचे वोट बैंक उनके हाथ से सरक रहे हैं, तो उनको होश तब आती है। अरे कहां गए वो नेता जो बड़ी बड़ी बयानेबाजी करते थे? कहां गए? वोट बैंक पर आई तो आप किराए की बात करते हो। क्यों मूक बधिर बने हुए हो? क्यों गूंगे बने बैठे हो? क्यों बहरे बने बैठे हो? बोलते क्यों नहीं? पूछते क्यों नहीं सवाल? क्यों डरे हुए हो आप? छोड़ दीजिए ये गंदी राजनीति, छोड़ दीजिए ये भारतवासियों को हिंदू मुसलमान में बांटना, छोड़ दीजिए सब कुछ। ये एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने का वक्त है। गरीब मजदूरों को मौत के मुंह में जाने से बचाने का वक्त है। छोड़ दीजिए ये गंदी राजनीति।
जात पात की राजनीति, ये धोखे की राजनीति, साथ आइए, मिलकर साथ आइए। मैं जनता से भी अपील करती हूं कि आप लोग भी ध्यान दीजिए कि आपके आसपास जो आपके घर में काम करते हैं वो नहीं आ रहे आजकल। जो आपके आसपास गरीब मजदूर है वो कहीं भूखा तो नहीं सो रहा, सिर्फ पानी पी के तो सो रहा। उनके छोटे छोटे बच्चे क्या खाना खाए हैं, ये हमारी आम जनता की भी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है और हमारी भी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हट सकते। औरंगाबाद की इस घटना ने झकझोर दिया है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, हर उस व्यक्ति को जो संवेदनशील है, जिसमें संवेदना ही नहीं तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन नहीं जी रहा। लेकिन जो संवेदनशील है उसका ये दृश्य देख के आंखों में आंसू जरूर आए होंगे। मैं दरख्वास्त करती हूं पत्रकारों से, अच्छे से अपना रोल अदा करें, पत्रकारिता निष्पक्ष होके करें, पहुंचाएं सरकारों तक, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक मजदूरों की तकलीफें पहुंचाएं। किस तरीके से वो दर्द तकलीफ झेल रहे हैं, किस तरीके से उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। नेशनल चैनल पर सही जानकारी दें। मजदूरों के साथ हो रहा यह अमानवीय व्यवहार सरकार की घोर नाकामी है। क्या हम ये उस देश के नागरिक हैं जहां सबके साथ बराबर का व्यवहार होता है? शायद नहीं, दोहरा व्यवहार होता है। हम सबके साथ दोहरा व्यवहार होता है। हर तरीके का पूंजीपतियों को लोन दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, टैक्स भरे हम आम जनता गरीब पेट काट के टैक्स भरे। लोन किनको मिलता है? अमीर लोगों को, पूंजीपतियों को। मजा लेते हैं, कर्जे में डूबने वाले होते हैं, विदेश भाग जाते हैं। किनका पैसा? हमारा पैसा, हमारी मेहनत की कमाई, हमारी एक एक खून पसीने की कमाई, उन मजदूर भाइयों की कमाई, उन गरीब किसानों की कमाई जिनको ये तो तक नहीं पता होता कि जो फसल उनके खेतों में लहलहा रही है क्या वाकई उनको वो पैसा देकर जाएगी। बारिश हो गई, ओले गिर गए, फसल तबाह, नुकसान, माथा पीटने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। ये उन लोगों का पैसा है, पैसा हमारा, मजे उनके। माफ कर दिया जाता है करोड़ों का लोन उन पर। तो आप ही बताइए, आप ही सोच के बताइए कि क्या ये सरकार वाकई हमारी है कि पूंजीपतियों की सरकार है? मुझे तो लगता है ये पूंजीपतियों की ही सरकार है। आम जनता और मजदूरों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। भरे पड़े हैं अनाज हमारे गोदामों में, भरे पड़े हैं, सड़ जाते हैं। उन गोदामों के दरवाजे खोल दीजिए उन गरीब मजदूरों के लिए, उन जनता के लिए। जब यही मर जाएंगे, हम ही मर जाएंगे, तो किसके लिए वो अनाज भरे होंगे, किसके लिए गोदाम भरे रहेंगे? मैं ये नहीं कहती कि सरकार नहीं दे रही, सरकार दे रही है। अगर सरकार 10 किलो अनाज देती है तो वो एक गरीब तक उसके गांव पहुंचते पहुंचते 5 किलो हो जाता है। सिलेंडर के पैसे दे रही है, उनके खातों में धन आ रहा है। लेकिन सरकार से ये दरख्वास्त है कि वो देखे कि बीच में काला बाजारी कहाँ हो रही है। सरकार के द्वारा दी हुई चीजें बीच से होते हुए, लोगों के बीच से आते आते उस गरीब मजदूर तक पहुंचते पहुंचते कहाँ चली जा रही है? रोकिए इस काला बाजारी को, खत्म हो जाइए भारत देश, उससे पहले संभल जाइए आप। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि अगले बजट में शिक्षा और मेडिसिन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे दिए जाए। अच्छे से अच्छी लैब हो हमारे पास, अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक हो। मैं उन वैज्ञानिकों से अपील करती हूं कि आप कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करिए। भारत से पलायन करके दूसरे देशों में जाने से कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने देश में रहिए, अपने देशवासी गरीब मजदूरों, अपने गांव से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए कुछ करके दिखाइए। मैं अपील करती हूँ हर उस शख्स से, हर सरकार से, चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो, कि आप कृपया करके उन गरीब मजदूरों, उन किसानों की देखभाल करिए, उनके लिए खाने का इंतजाम करिए। अंत में हमारा संगठन डॉक्टर्स,
पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस वालों और सफाई कर्मियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। तहे दिल से हम आभारी हैं उन लोगों से जो सीमित संसाधन होते हुए भी दिन रात अनवरत निरंतर सेवा कर रहे हैं इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।